हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न अर्थात मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सोलेनॉइड। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि परिनालिका क्या होती है। देखिए, परिनालिका अर्थात अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे सोलेनॉइड। परिनालिका क्या होती है? परिनालिका कोई भी खोखले बेलन की आकृति जिस पर विद्युत रोधी तांबे की तार को नजदीक नजदीक लपेटा गया हो, उस प्रकार से जो कुंडली बनेगी वह क्या कहलाएगी? परिनालिका कहलाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि परिनालिका क्या होती है? एक विद्युत रोधी तांबे की तार जिसको खोखले बेलन की आकृति में नजदीक नजदीक लपेटा जाता है, उस कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। देखिए, परिनालिका किस प्रकार की दिखाई देती है। अगर मैं यहां पर इसको बनाना चाहूं तो किस प्रकार की देखिए परिनालिका होगी। ये देखिए, ये मेरे पास एक तांबे की तार है और ये तांबे की तार कैसी है? ये तांबे की तार है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी तांबे की तार है यहां पर। ये देखिए, ये जो मैंने तार ली है ये विद्युत रोधी तांबे की तार है। और बेलन की आकृति, बेलन की आकृति, बेलन आपको पता है अच्छे से, सिलेंडर कहते हैं जिसको हम। ये बेलन की आकृति हो गई। तो बेलन की आकृति यहां पर बन रही है और उसके ऊपर भी जो विद्युत रोधी तांबे की तार है उसको पास पास करके लपेटा गया है। ये देखिए, और लपेटने के बाद जो आकृति है ये बेलन की आकृति बनेगी। और बेलन की आकृति की जो कुंडली बन रही है, ये जो कुंडली बन रही है हमारे पास, इसी को हम बोलेंगे परिनालिका। तो बिल्कुल साधारण सी परिभाषा रहेगी परिनालिका की कि बेलन की आकृति की रचना जिसमें विद्युत रोधी तांबे की तार को नजदीक नजदीक लपेटा गया हो और इस प्रकार जो बनी कुंडली होगी उसको हम परिनालिका कहेंगे। ये जो आकृति है कैसी रहेगी? बेलन की आकृति। बेलन की आकृति यहां पर बनेगी और बेलन की आकृति में क्या रहेगा? विद्युत रोधी तांबे की तार नजदीक नजदीक लपेटी हुई होगी। उस कुंडली को हम परिनालिका अर्थात सोलेनॉइड कहते हैं। अगर मैं अंग्रेजी में डेफिनेशन बताऊं, ए लॉन्ग कॉइल हैविंग इंसुलेटेड कॉपर वायर टर्न्स इज नोन एज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मींस परिनालिका। आइए परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न का अध्ययन करने से पहले हम एक बार इसकी परिभाषा देख लें। देखिए, परिनालिका क्या होती है? किसी खोखले बेलन पर पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की आकृति, ये देखिए तांबे की तार है, इसकी आकृति जो है वो बेलन की आकृति होगी। बेलन बनेगा एक सिलेंडर, सिलेंडर की शेप बनेगी, सिलेंडर की शेप बनेगी। बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली, ये देखिए अनेक फेरे हैं इसमें, जो टर्न्स है वो बहुत सारी, अनेक फेरों वाली कुंडली, ये क्या बन गई है? कुंडली बन गई है। यह परिनालिका कहलाती है। बहुत आसान परिभाषा, किसी खोखले बेलन पर पास पास लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे की तार जो बेलन की आकृति की होगी और उसके अनेक फेरों वाली जो कुंडली बनेगी वह परिनालिका कहलाती है। परिनालिका में जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये परिनालिका है इसको हम विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ देते हैं।
यह देखिए मैंने यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ दिया है। ये परिनालिका का पहला सिरा हो गया, यहाँ पर ये परिनालिका का दूसरा सिरा हो गया, और ये किसका सिरा है? विद्युत रोधी तांबे की तार अर्थात परिनालिका। मैं यहाँ पे लिख देता हूं विद्युत रोधी तांबे की तार है, जिसको बेलन की आकृति दी गई है और जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। उसके एक सिरे को हमने क्या कर दिया है? बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया है, और बैटरी का जो ऋण ध्रुव है उसके साथ हमने एक की अर्थात स्विच को, और स्विच के दूसरे सिरे को हमने वहां पर जो है परिनालिका के दूसरे सिरे से जोड़ दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए हमें इसमें स्विच को ऑन करना है। जैसे ही हम यहां पर स्विच ऑन करते हैं, ये जो हमारे पास परिनालिका है विद्युत रोधी तांबे की तार है, ये चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। ये एक विद्युत चुंबक बन जाती है, और इस परिनालिका को हम कहते हैं धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका, यह देखने के लिए कि क्या यह धारावाही परिनालिका एक चुंबक है, इसको देखने के लिए हम एक चुंबकीय दिक्सूचक लेते हैं, और चुंबकीय दिक्सूचक को हम इसके किसी भी एक सिरे के नजदीक रख देते हैं। इस दिक्सूचक को रखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करता हूं अर्थात स्विच को ऑन करता हूं, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आरंभ हो जाएगा, और विद्युत धारा का प्रवाह आरंभ होते ही जो चुंबकीय दिक्सूचक सुई है उसमें विक्षेपण आ जाता है, वह विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्शन आ जाता है उसकी निडल के अंदर। अर्थात यह क्यों संभव हुआ? इसकी सुई में विक्षेपण क्यों हुआ? इसकी सुई में विक्षेपण इसलिए हुआ क्योंकि ये जो विद्युत रोधी तांबे की तार है यह चुंबक बन गई है, मैग्नेट बन गई है, चुंबकत्व प्रदर्शित कर रही है। इसकी वजह से ही यहां पे चुंबकीय दिक्सूचक की सुई में विक्षेपण हो गया। तो यह तो हमारा निर्धारित है कि जैसे ही हम विद्युत रोधी तांबे की तार अर्थात परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह चुंबक बन जाती है। अब यह चुंबक बन गई है तो इसके चारों ओर एक चुंबक का क्षेत्र होगा, और वो जो चुंबक का क्षेत्र है उसका पैटर्न कैसा है यह हमें देखना है। धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न कि किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न बनना है, इसको देखने के लिए हम एक छोटी सी क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में हमें क्या करना है? एक परिनालिका लेनी है और उस परिनालिका को हमें कार्डबोर्ड में गत्ते में फिट कर देना है। गत्ते में फिट करने के बाद हम उसके चारों ओर जो लोहे का चूर्ण है उसको बिखरा देंगे। ये देखिए मैंने इसके चारों ओर लोहे का चूर्ण अर्थात लोहे का पाउडर वो बिखरा दिया है। ये देखिए जैसे ही मैं इसके चारों ओर लोहे का चूर्ण बिखरा करके विद्युत धारा का प्रवाह करता हूं तो ये लोहे का चूर्ण एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है, एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। वो पैटर्न कैसा होता है ये देखिए, अगर मैं यहां पर इस लोहे के चूर्ण को एक पैटर्न के अंदर व्यवस्थित करूं तो वह पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा जैसा यहां आपको यह चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस प्रकार का, जिसमें आपको क्या नजर आएगा? कुछ वैसा नजर आएगा जैसा हमारा छड़ चुंबक के क्षेत्र में नजर आ रहा था। ये यहां पर अगर हम छड़ चुंबक को मान लें तो उसके चारों ओर भी लोहे का चूर्ण इसी प्रकार से व्यवस्थित होता है। अगर मैं इस लोहे के चूर्ण की व्यवस्था को रेखाओं से प्रदर्शित कर दूं तो वह कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसका चुंबकत्व जो है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र जो है वह किस पैटर्न का होगा इसको देखें। अगर हम तो किस प्रकार से दिखाई देता है देखिए, अगर इस लोहे के चूर्ण की व्यवस्था को हम इस परिनालिका की चारों ओर रेखाओं से प्रदर्शित करें तो यह जो व्यवस्था है
रेखाओं के माध्यम से कैसे प्रदर्शित होगी, देखें जरा। देखिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर एक परिनालिका लेते हैं। ये देखिए एक परिनालिका है, ये परिनालिका का एक सिरा हो गया और ये परिनालिका का दूसरा सिरा हो गया। इस परिनालिका को हम क्या करते हैं, हम विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ देते हैं। यहाँ पर बैटरी का धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव और ये स्विच जोड़ दिया और परिनालिका के दूसरे सिरे को वहां पर हम स्विच से जोड़ देंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लोहे का चूर्ण जिस क्रम में व्यवस्थित हुआ है उस क्रम को रेखाओं से प्रदर्शित करना है। तो देखिए वो रेखाएं कैसी होंगी और किस प्रकार से उनकी व्यवस्था होती है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो व्यवस्था है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, ये देखिए। ये व्यवस्था शायद आपको देख करके नजर आ रही होगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। यह जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कहां बनता है, याद करिए जरा। देखिए, इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न हमने पढ़ा था छड़ चुंबक के अंदर। एक जब छड़ चुंबक लेते हैं और उसके आसपास हम लोहे का चूर्ण बिखरा देते हैं और उसको अपने हाथ से थपथपाते हैं तो लोहे का चूर्ण एक पैटर्न के अंदर, इस प्रकार के पैटर्न के अंदर व्यवस्थित हो जाता है। और उसको जब हम रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर भी वो जो रेखाएं हैं इसी प्रकार से व्यवस्थित होती है जैसी हमें यहाँ पर कुंडली के अंदर, कुंडली भी कौन सी है, परिनालिका, परिनालिका में दिखाई दे रही है। तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न एक छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न की तरह ही व्यवस्थित होता है। जिस प्रकार यहां छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाओं का पैटर्न है उसी प्रकार से एक परिनालिका के अंदर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है तब आपका जवाब यही होगा कि धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न एक छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न की तरह होता है। जैसा कि छड़ चुंबक के अंदर होता है उसी प्रकार से परिनालिका में भी होता है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहां पर छड़ चुंबक में तो जो ध्रुव है वो निर्धारित होते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन एक परिनालिका में जिसमें केवल एक विद्युत रोधी तांबे की तार थी जिसको बेलन की आकृति की कुंडली बनाया हुआ था, उसमें कौन सा उत्तर ध्रुव है और कौन सा दक्षिण ध्रुव है, किस प्रकार से हम इसको निर्धारित करेंगे। इसको निर्धारित करने के लिए मैं आपको एक साधारण सा तरीका बताता हूं। इसको जानने के लिए मैं अंग्रेजी के 2 लेटर का उपयोग करूंगा। यहां पर पहला लेटर है मेरे पास एस, एस का मतलब है साउथ, साउथ उत्तर ध्रुव। तो इस परिनालिका में कौन सा उत्तर ध्रुव होगा, इसको देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस परिनालिका को लपेटने की, कि मैं इसको कैसे लपेट रहा हूं, उसकी दिशा क्या है लपेटने की, वो मुझे नोट करनी होगी। देखिए यहां पर इसको लपेटने की जो दिशा है वो इस प्रकार से चल रही है। आप मेरे हाथ की गति को देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से चल रही है। और इस परिनालिका का जो सिरा जहां से ये शुरू हो रही है परिनालिका, उसको लपेटने की दिशा आपको देखनी है। यहां पर इसके लपेटने की दिशा देखिए, मेरा हाथ ऐसे ऐसे चल रहा है और जो एस है उसके अंदर भी देखिए ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये एस बनाया मैंने, ऊपर गया, फिर देखिए ऐसे ऐसे। तो ये जो मेरे हाथ की जो दिशा है ये किस प्रकार से है, क्लॉकवाइज है। देखिए कैसा है यहाँ पर, क्लॉकवाइज। और यहाँ पर जो ये विद्युत रोधी तांबे की तार है जिससे परिनालिका बन रही है, उस विद्युत रोधी तांबे की तार की लपेटने का जो तरीका है वो देखिए किस प्रकार से है। देखिए ये देखिए किस प्रकार का है, ये है यहाँ पर क्लॉकवाइज। मेरे हाथ की आप गति को देख सकते हैं, ये देखिए क्लॉकवाइज मैं अपने हाथ को गति करवा रहा हूं। तो अगर ये क्लॉकवाइज है, ये देखिए इस प्रकार से क्लॉकवाइज, तो यहां पर जो पहला सिरा है उसमें मैंने क्लॉकवाइज लपेटना शुरू किया है। तो जहां पर क्लॉकवाइज में लपेटता हूं वह सिरा
परिनालिका का साउथ पोल होगा, अर्थात यह जो ध्रुव बनेगा वह दक्षिणी ध्रुव बनेगा। यह दक्षिणी ध्रुव है। क्यों? क्योंकि यह एक क्षण चुंबक की भांति कार्य कर रही है। तो जो परिनालिका क्षण चुंबक की भांति कार्य कर रही है उसका एक ध्रुव उत्तर होगा तो दूसरा ध्रुव दक्षिण होगा। तो ध्रुवों का निर्धारण करने के लिए मैंने यहां पर एक लेटर का इस्तेमाल किया एस में आप जो गति है उसको देखते जाइए और आप पाएंगे कि यहाँ पर हम इसको क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन अब हमें देखना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन परिनालिका के किस सिरे पर मौजूद है। जिस सिरे पर क्लॉकवाइज रोटेशन मौजूद है उस सिरे को हम साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अब दूसरा ध्रुव बच गया, उसका निर्धारण करने के लिए मैं एक और लेटर एन का उपयोग करूंगा। एन देखिए, एन ये मेरे पास एन हो गया और एन में मैं जो रोटेशन है उसको आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ये देखिए ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए इधर से आया फिर इधर और ये इस तरीके से। अगर मैं एन लेटर का इस्तेमाल करता हूं, ये यहां पर देखिए एन है, ये देखिए एन बन रहा है और एन की जो गति है वो ये देखिए किस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज किसी में अगर गति हो रही है तो वह सिरा जिसमें विद्युत रोधी तांबे की तार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है वह सिरा कौन सा ध्रुव होगा? नॉर्थ पोल होगा, उत्तर ध्रुव होगा। यहां पर देख लीजिए आप, ये देखिए मेरे हाथ की गति देखिएगा, इस सिरे को देख रहे हैं यहां से, तो ये मेरा हाथ गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। देखिए आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, आप मेरे हाथ की गति को नोट करते रहिए। एंटी क्लॉकवाइज यहां पे देख लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेट कर रहा हूं, कुंडली के जिस सिरे पर लपेटने का जो पैटर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वह कौन सा ध्रुव बनेगा? वह बनेगा नॉर्थ पोल अर्थात उत्तर ध्रुव। तो आप इस प्रकार से धारावाही परिनालिका के दोनों सिरे का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा उत्तर ध्रुव है और कौन सा दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो मैं यही कहूंगा कि धारावाही परिनालिका एक चुंबक की भांति कार्य करती है यदि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए। ये देखिए विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो वह एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करने लगती है, उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। अब उसके चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा है इसको हम लोहे का चूर्ण बिखरा करके पता कर लेंगे और उसका पैटर्न जब हम देखते हैं तो उसका पैटर्न किस प्रकार का होता है, जैसे क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होता है उस तरीके का। तो यहां पर देखिए आप, ये परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है और ये क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है। दोनों का जो पैटर्न है वो एक जैसा है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है, तब आप यही जवाब देंगे कि धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न के जैसा होता है। ठीक है, अब आती है इसके ध्रुवों के निर्धारण की कि कौन सा ध्रुव परिनालिका का उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा दक्षिण ध्रुव होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, आप जो विद्युत रोधी तांबे की तार है उसके लपेटने की जो दिशा है वह देखिए। अगर उसके लपेटने की दिशा क्लॉकवाइज है, ये देखिए इस प्रकार से क्लॉकवाइज है, यहां से शुरू कर रहे हैं और ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो जब हम एस लेटर बनाते हैं, अंग्रेजी का एस लेटर बनाते हैं, उसमें भी हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो यहां पर क्लॉकवाइज बनने पर वो एस पोल, अर्थात एस पोल का मतलब है दक्षिणी ध्रुव। और यहां पर हम दूसरे सिरे को देखते हैं तो यहां पर देखिए मेरे हाथ की जो गति है, अर्थात इस परिनालिका में विद्युत रोधी तांबे की तार की जो लपेटने की गति है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एन शब्द बनाते हैं तो वहां पर जो हमारी रोटेट करने की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा अर्थात उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न क्षण चुंबक के पैटर्न की तरह
सर्कुलर, ठीक है, अर्थात वृत्तीय आकार का। और दूसरी बात, उसके ध्रुवों का निर्धारण, उसके दो ध्रुव होंगे, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब आती है इसके चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वो कहां जाता है। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा, ये जो इसका ध्रुव है, ये वाला जो दक्षिण ध्रुव है, इस ध्रुव पर या तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता है तो यहां पर ज्यादा होगा, या फिर ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा जाए कि परिनालिका में सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कहां होगी, पावर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस या पावर ऑफ मैग्नेट कहां होगा, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा उसके पोल पे होगा। जो दोनों पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति सबसे ज्यादा रहेगी। और अगर हम बात करें इस परिनालिका के अंदर की, तो अंदर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी लाइनें जो है समानांतर है। ये देखिए यहाँ पर, ये पहली रेखा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 रेखा अंदर दर्शाई है, वो चारों के चारों समानांतर है। तो इसका हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति समान रहेगी, ना तो कहीं ज्यादा है ना कहीं कम है। पूरे परिनालिका में अंदर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति समान रहेगी, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो समान है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यह देखते हैं कि एक परिनालिका जब चुंबक बन जाती है और अपना चुंबकत्व प्रदर्शित करने लगती है, तो उस परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या ऐसे कौन से कारक हैं जो एक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की शक्ति को प्रभावित करते हैं। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस किस के ऊपर निर्भर करती है, चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जिससे हम किसी भी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। वो कौन कौन से फैक्टर है, इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास विद्युत धारा। विद्युत धारा की मात्रा, अर्थात हम कितनी विद्युत धारा इस परिनालिका में से प्रवाहित कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि इसके चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होगा वो कहां तक जाएगा, अर्थात इस चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कितनी होगी। देखिए, यदि हम इसमें 2 सेल जोड़ रहे हैं और मैं 2 सेल की चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को अगर प्रदर्शित कर रहा हूं, तो ये यहां तक है, ये देखिए कम है। और मैं अगर इसमें और सेल बढ़ा देता हूं, अर्थात सेल बढ़ाने का मतलब है कि मैं विद्युत धारा का मान बढ़ा देता हूं, ज्यादा अमाउंट में इसमें करंट पास करता हूं, अधिक मात्रा में विद्युत धारा गुजारता हूं। यहाँ पे मैंने I का मान बढ़ा दिया है, विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, ये और दूर तक फैल जाएंगी। और दूर तक फैलने का मतलब है कि चुंबकीय शक्ति जो है वह बढ़ गई है, अर्थात इस परिनालिका की जो शक्ति है वह बढ़ गई है। तो पहला हमारे पास है विद्युत धारा की मात्रा इस परिपथ में, अर्थात इस परिनालिका में कितनी विद्युत धारा गुजार रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम इसमें कम विद्युत धारा गुजारते हैं तो यहाँ जो बनने वाला चुंबक है वो कम शक्ति का बनेगा। अगर मैं यहाँ पर विद्युत धारा का मान बढ़ा देता हूं तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी शक्ति ज्यादा होगी। सीधे से शब्दों में अगर हम बोले तो जो चुंबकीय क्षेत्र है अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो समानुपाती होती है विद्युत धारा के। यहां पर B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रदर्शित करता है और I जो है वो विद्युत धारा की मात्रा को निर्धारित करता है। तो अगर I का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाएगी, अर्थात when we increases the current then strength of magnetic field increases। और अगर हम करंट की मात्रा को डिक्रीज करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति अर्थात स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहां पर कारक आता है परिनालिका से दूरी।
कि परिनालिका से कितनी दूरी पर है, परिनालिका से दूरी, क्योंकि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है वह सर्कुलर है, अर्थात वृत्तीय है, और वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या। तो यहां पर हम दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, हम यहां पर दूरी को r से प्रदर्शित करेंगे कि परिनालिका से दूरी अर्थात कितने रेडियस पर हम मौजूद हैं, कितनी दूरी पर हम यहां मौजूद हैं। एक तो मैं यहां पर देखिए एक लोहे की कील को रख दूं, एक मैं लोहे की कील को यहां पर रख दूं, तो दोनों जगह r का मान अलग अलग है। यहां पर r जो है वो कम है और यहां पर जो r का मान है वह ज्यादा है। तो r का मान ज्यादा हो गया, इसका मतलब परिनालिका से ये जो कील रखी हुई है ये दूरी पर रखी हुई है। तो यहां पर जो इस कील के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा वो कम लगेगा, और यहां पर जो नजदीक जो लोहे की कील रखी हुई है जिसकी r कम है अर्थात त्रिज्या कम है अर्थात दूरी कम है, तो उस कील के ऊपर यह परिनालिका जब चुंबक बन जाएगी तो अधिक बल लगाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वो इस दूरी के व्युत कर्मानुपाती होती है अर्थात रेसिप्रोकल होती है। ये देखिए, ये हमें याद रखना होगा कि जितना हम इस परिनालिका के नजदीक किसी वस्तु को रखेंगे वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है उतनी ज्यादा होगी, और अगर हम इसको इससे दूर रखते हैं जितनी दूरी बढ़ाते चले जाएंगे अर्थात r का मान जितना ज्यादा करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा कारक था परिनालिका से दूरी। तीसरा देखिए हमारे पास क्या कारक रहेगा, तीसरा कारक रहेगा हमारे पास फेरों की संख्या। फेरे कौन से, ये वाले जो हमारे पास विद्युत रोधी तांबे की तार है उसके कितने टर्न्स हैं, फेरे हैं, उनके ऊपर भी निर्भर करेगा। फेरों की संख्या जिसको हम कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स को n से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल n। तो फेरों की संख्या कितनी है, देखिए यहां पर मैं एक कुंडली बना रहा हूं, ये मेरे पास परिनालिका है जिसमें कम फेरे हैं, और मैं एक कुंडली और बना रहा हूं अर्थात परिनालिका ले रहा हूं जिसमें फेरों की संख्या अधिक है। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह कम शक्ति का होगा। ये देखिए, ये केवल यहां तक ही चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है, जबकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न होगा वह इससे बड़ा होगा, अर्थात इसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति अधिक होगी। किसकी अधिक होगी, जिसमें फेरों की संख्या अधिक होगी। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जब हम एक कॉपर वायर को उसके चारों ओर लपेट रहे हैं तो कॉपर वायर के टर्न्स अर्थात किसमें ज्यादा बार लपेटा गया है, जिसमें ज्यादा बार लपेटा गया है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति उतनी ज्यादा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वो नंबर ऑफ टर्न्स अर्थात n के समानुपाती होती है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए आप यहाँ पर, इसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा आप टर्न्स बढ़ा देंगे उतने ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये तीन कारक हमने यहाँ पर पढ़े। पहला कारक पढ़ा विद्युत धारा की मात्रा, दूसरा हमने वहां पर कारक पढ़ा परिनालिका से दूरी, और तीसरा हमने कारक पढ़ा फेरों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स। एक कारक और है हमारे पास और वह कारक है चौथा। चौथा कारक क्या है, चौथा कारक है एक नरम लोहे की छड़। यदि हम यहां पर रख दें इसके अंदर, कुंडली के अंदर, क्योंकि कुंडली क्या है, अंदर से खोखली है, परिनालिका अंदर से खोखली है तो उसमें एक लोहे की जो रॉड है, नरम लोहे की रॉड, उसको हम अंदर रख ही सकते हैं। तो जब हम रॉड को रखेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर यह एक परिनालिका है और इसमें ये देखिए, ये मैंने एक नरम लोहे की रॉड रख दी, ये देखिए, ये इसके अंदर जो खोखले बेलन की आकृति बन रही है उसमें मैंने नरम लोहे की छड़ रख दी है। ऐसा यदि मैंने कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और बढ़ जाएगी।
तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वह किस पे निर्भर करती है? वो नर्म लोहे की रॉड अर्थात छड़ के ऊपर निर्भर करती है। हमने वह रख दी है तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति अधिक होगी, अगर वो नहीं रखी है तो हमारे पास जो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होगी वो कम होगी। तो है नर्म लोहे की छड़। अर्थात कोर मटेरियल। कि हमने नर्म लोहे की छड़ उसके अंदर जो रखी है वह कोर मटेरियल कहलाती है। तो कोर मटेरियल अंदर अगर हमने रख दिया लोहे की, निकल की, कोबाल्ट की, ऐसी कोई नर्म छड़ रख दी है तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 4 कारक थे जो धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को निर्धारित करते हैं। यहां पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा कि जो हमारी परिनालिका है वह छड़ चुंबक की भांति कार्य कर रही है। उसका एक ध्रुव जो है वो साउथ है अर्थात दक्षिणी ध्रुव है, और एक ध्रुव जो है वो नॉर्थ है अर्थात उत्तरी ध्रुव है। तो जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा किधर होगी? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वह हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तो जो उत्तर ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, वहां से आपको दिखानी है और दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये देखिए, आप इस प्रकार से इसमें दिशा दिखाएंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, अर्थात उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ये नीचे वाली जो रेखाएं इनमें भी आप नॉर्थ से और साउथ की तरफ दिखाइए इस प्रकार से। ये देखिए कि क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर से किधर होगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। और ये आपका पूरा पैटर्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का धारावाही परिनालिका। इस प्रकार आज हमने पढ़ा धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न। आशा है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए और समस्या का निदान करिए।